गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू गौरव सर की क्लास। आज बैंकिंग का लास्ट चैप्टर जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर चैप्टर 6 की, सर चैप्टर 6 की क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो आज चैप्टर 6 की वीडियोस आपके लिए बना के भेज रहा हूँ। चैप्टर 6 सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि इसमें समझ ही नहीं आता यार पढ़ें क्या। तो चलो आज आपका ये मुसीबत, इसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रोफार्मा ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक बैंकिंग कंपनी जो होती है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग प्रोसेस की कैसे रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज़ें। तो उस रिकॉर्डिंग जो की जाती है उसको किस फॉर्मेट में वो लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो तीन देखो, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के ऊपर ही मेन है, बट डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड समरी। इसके हिसाब से बस इतना ही है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर देयर आइटम्स? सो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बैंकिंग कंपनीज। अकाउंटिंग प्रोसेस इन बैंकिंग कंपनी इस तरह से भी बोल सकते हैं, और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है बैंकिंग। तो जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। क्या है इसमें कि आपकी, हम लोग जब भी बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल के बाद बनती है लेजर। लेजर क्या होती हैं? दीज आर सेपरेट बुक्स, अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, कैश की, परचेज की, सेल्स की, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, और बहुत जो जो ट्रांजेक्शन्स बैंक के अंदर हो रही है उन सब की अलग अलग बुक बनाई जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिर्फ अकाउंट हेड्स होते हैं और उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जो हमने लेजर बुक्स बनाए, लेजर में कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, ये आया, ये आया, ये आया, वो गया, वो गया, वो गया, डिटेल्स। लेकिन एट द एंड कैश का बैलेंस पॉजिटिव बचा या नेगेटिव बचा, वो उस लेजर में बच गया। अब इतना सारा कौन पढ़ेगा? अगर आपको सिर्फ देखना है कि भाई बैलेंस कितना है, तो हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जो लेजर से जो बैलेंस बचे हर बुक का, वो ट्रायल में डाला जाता है। तभी उसमें इट इज़ ए स्टेटमेंट includes the name of the head accounts and debit and credit balance, कि उनका नाम, हेड अकाउंट का नाम आएगा, कैश बुक, कैश का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है वो वहाँ मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, बैंकिंग कंपनी के अंदर भी हो या किसी और कंपनी के अंदर भी हो। सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, कि जो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है, अरे ये रह गया देना, ये लेना रह गया, रिकॉर्ड करना रह गया, उसके एडजस्टमेंट। देन क्लोजिंग एंट्री की जाती है, फाइनली दिस इज द क्लोजिंग एंट्री, और उसके बेसिस पे हम अपना बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड, यानी कि इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो दीज आर द स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में, अगर 4 नंबर का जो नई मार्किंग स्कीम के हिसाब से है क्वेश्चन आता है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में खुद बना के पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करके आंसर दे सकते हैं। ऊपर चलते हैं। So there are some notable difference in bank account and other company general account. For example, bank maintain the account of, हाँ अच्छा, एक ये और डिफरेंस है कि बैंक अकाउंट जो है, एक कंपनी अपना अकाउंट बनाती है और बैंक बहुत सारे लोगों का, तो उसको ये अकाउंटिंग प्रोसेस में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, एक नाउ ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमने सीख लिया। अब इसमें सबसे पहली चीज अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद शुरू होती है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। वाउचर इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ करता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने जाते हो, तो वहाँ पे पेट्रोल वाला आपको एक स्लिप देता है कि आपने इतने का पेट्रोल डलवाया। सेम वे जब आप बैंक में जाते हो तो वो एक स्लिप भरते हैं कि भैया ये डिपॉजिट करा, वो स्टैम्प मार के देती हैं, दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप। तो वो भी एक वाउचर के। तो 3 टाइप के जो वाउचर होते हैं, पहला वाउचर का नाम है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप वाउचर जो है, इट इज़ यूज, पैसे डिपॉजिट कराते वक्त जो फॉर्म भरते हैं, वाउचर भरते हैं, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। वो वाउचर नंबर 1 है। तो इनिशिएटेड कस्टमर सबमिट पे इन स्लिप के लिए। सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया कि दूसरे और तीसरे का नाम ही यही है, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। सेकंड टाइप वाउचर यूज होता है
फॉर द रेमिटेंसेज। चैप्टर 1 में पढ़ा था, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर करना है। अगर आपने एनईएफटी और आरटीजीएस करा रहा है तो आप बैंक में जाके जो फॉर्म भरोगे, इट इज कॉल्ड सेकंड टाइप वाउचर फॉर द रेमिटेंसेज। फिर थर्ड टाइप वाउचर आता है, इट इज द वाउचर फॉर इंटरनल वाउचर होता है, जो बैंक अपने इंटरनल यूज के लिए यूज करता है, क्योंकि बैंक भी तो इंटरेस्ट देता है, अकाउंट जो खुले हुए हैं इंटरेस्ट लेता है, तो उसको भी उसका प्रूफ चाहिए होता है कि मैंने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो दैट इज द थर्ड टाइप वाउचर। तो वाउचर सिर्फ 3 तरह के होते हैं, इसमें इतना ही है। देन रूल्स ऑफ अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली, ये पीछे जो क्वेश्चन इसके ऊपर अलग अलग तरह से दे रखे, लेकिन आंसर सिर्फ यही है। ये कॉमर्स वालों के लिए तो आसान है, ह्यूमैनिटीज और साइंस वालों ने अगर बैंकिंग ऑप्ट करी हुई है तो उनके लिए थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। यहाँ पे नहीं मेंशन। अगर आपका क्वेश्चन आता है और आपको थोड़ा ब्रॉड आंसर देना है तो ये कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत आसान है टू एक्सप्लेन दिस। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है जो रियल चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कैश, बिल्डिंग, बैंक, टेंजिबल एसेट्स, उसमें रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सनल, पर्सन, लोग, उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट विच इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर ये बुक ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था वो इन्हीं रूल्स के ऊपर बनता है। चलते आगे। अच्छा, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेन डे बुक? मेन डे बुक, मेन डे बुक वो होती है जो हम हर रोज डेली का जो बैंक में हमारा काम हो रहा है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं मेन डे बुक। डेली आज बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या खर्चे हुए, जो भी चीजें हुई वो सब जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं एक दिन की, उसको मेन डे बुक बोलते हैं। चलो, अब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, जो प्रोसेस था उन्हीं की डिटेल आ रही है। जनरल लेजर हम लोग समझ चुके हैं। जनरल लेजर क्या होता है? वो बुक जिसमें हम पर्टिकुलर अलग अलग बुक्स बनाते हैं, पर्टिकुलर लाइक कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबकी अलग अलग जो बुक्स बनती हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर भी, कंपनीज के अंदर भी होता है, उसको बोलते हैं लेजर। दोबारा से बता दिया इसीलिए। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस भी आपको बता चुका हूं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये इसका फॉर्मेट है, देखो, हेड ऑफ अकाउंट्स और डेबिट और क्रेडिट की सेविंग बैंक में कितना क्रेडिट में बैलेंस है और ओवरड्राफ्ट का कितना डेबिट बैलेंस है। तो ये टोटल लेजर अलग अलग बना हुआ, सेविंग अकाउंट का अलग लेजर बना हुआ, ओवरड्राफ्ट का अलग लेजर बना हुआ, लेकिन उसका टोटल जो है वो ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है, ताकि हमें पूरी डिटेल ना देखनी हो, सिर्फ बैलेंस देखना हो। तो हम यहां से देख लेते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं टू एसरटेन, यानी कि हमें ये पता लग जाए कि मेरा इनकम हो रहा है या लॉस। कैसे भाई? अपने सारी इनकम डालोगे और अपने सारे खर्चे डालोगे, इनकम को खर्चे में से माइनस करोगे तो पता लग जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर खर्चे ज्यादा है तो लॉस, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट। तो वो इस अकाउंट से पता लगता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड, सबको समराइज करती है कि रेवेन्यू कितना हुआ, कॉस्ट कितनी लगी, खर्चे क्या हुए स्पेसिफिक पीरियड में, फिस्कल क्वार्टर ईयर में, तो उससे हमें पता लगता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हाँ, फिर बैलेंस शीट के ऊपर आता है। बैलेंस शीट क्या होती है? तो बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, यानी कि हमारी एसेट और लायबिलिटी। अब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, एसेट और लायबिलिटी अगर नहीं समझ आ रहा, एसेट वो जो आपकी प्रॉपर्टी है और लायबिलिटी जो आपका कर्जा, तो वो बताता है कि भैया ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक। अगर एसेट ज्यादा है तो यू आर स्ट्रांग, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो यू आर फाइनेंशियली वीक। चलेंगे नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड। अब इन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट दे रखा है, तो इसको समझते हैं फटाफट से। तो ये 4 नंबर का, अभी तक जो पिछले 5 साल के पेपर या 6 साल के पेपर की बात करूं तो बैंकिंग में इस चैप्टर में से या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, इन दोनों में से एक। तो अब 4 नंबर की मार्किंग स्कीम है, तो उसके बेसिस पे मे भी हो सकता है कि अभी भी आ जाए,
तो इसको हम समझते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर हमारा कौन सा है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में पहले क्या डालेंगे, इनकम बोली थी सारी। इनकम बैंक के लिए क्या क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ अर्निंग इन एसोसिएट्स, जो कंपनी में लगा रखा है वहां से जो इनकम आ रही है। अदर इनकम में आपके अदर इनकम में जो बैंक के जो एंसिलरी सर्विसेज से जो इनकम आ रही है, लाइक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने पे, और आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया उससे जो आ रहा है, इन सब से जो इनकम है वो सारी इसमें डलती है। टोटल किया, देन एक्सपेंडिचर, फर्स्ट हेडिंग इनकम, सेकंड हेडिंग एक्सपेंडिचर। अब खर्चे क्या क्या है बैंक के, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इंटरेस्ट देने होते हैं बैंक को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैंक को चलाने का खर्चा, ऑपरेटिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज की, कुछ कंटिजेंसीज की भी है, डूब सकता है पैसा, और वो भी एक्सपेंस एक तरह का माना जाता है। तो किया हमने उसका टोटल, इधर इनकम का टोटल, इधर एक्सपेंसेस का टोटल, इन दोनों को जब एडजस्ट करेंगे हमारे पास बच जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, छोटे छोटे इंटरेस्ट नहीं दिए। अब उसको भी माइनस कर दो, उसको माइनस करके हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस निकला आएगा, ये निकला है। अब हमारा जो पिछले साल का प्रॉफिट अगर कुछ पड़ा हुआ है वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कंसोलिडेटेड। एट्रीब्यूटेबल मतलब वो ब्रॉड फॉरवर्ड उसको ऐड किया। अब हमारा एप्रोप्रिएशन जो बांटने वाला जो प्रॉफिट हमें अब बांटना है वो हमें मिल जाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब थर्ड पॉइंट, पहला था इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद अब हमारा जो प्रॉफिट के हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ आपने। तो कैसे कैसे अप्रोप्रिएशन करते हैं, कुछ रिजर्व्स के अंदर, अदर रिजर्व्स में गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड जो बोल रखे हैं उसमें ट्रांसफर किया, और नीचे करेंगे देन बैलेंस कैरिड ओवर, सारा बांटने के बाद जो बच गया एंड टोटल, और लास्ट में हमारा निकल गया अर्निंग पर शेयर। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं इनको डिस्क्लोज सेपरेटली, ये जो इनकम क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो इन्होंने दिखा रखा है। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट से सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि इनकम, इंटरेस्ट के अलावा भी बैंक की बहुत सारी इनकम होती हैं। अब ये एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं वो एक्सप्लेन करके, जो मैं बता चुका हूँ। चलो, ये इन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक शेड्यूल के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न जो है, इंटरेस्ट अर्न जो है वो इंटरेस्ट में क्या क्या अर्न होता है, इंटरेस्ट डिस्काउंट, इनकम इन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम क्या क्या है वो इस शेड्यूल में। उसी तरह अदर इनकम में क्या क्या चीजें आई बैंक के पास वो बता दी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है उसमें क्या क्या खर्चे हैं वो बता दिए। तो इस टेबल में उसको डिटेलली एज पर द शेड्यूल नंबर दिस, दीज आर द अदर इनकम्स, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स, वो इन्होंने एक टेबल में समझा रखा है। तो इसको आप सिर्फ एक ओवरलुक दे सकते हो, इसको याद या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सेम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है वो बता रखा है। चलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट खत्म, अब बैलेंस शीट आ गई। इसको एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। चलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में यही आता है। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये एसेट्स और लायबिलिटी, अच्छा बैलेंस शीट के अंदर क्या एसेट्स होती हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं, इन्होंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन शुरू कर दिया है। चलेंगे ऊपर, तो एक इन्होंने फॉर्मेट दिया कि क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ इसको, थोड़ा नीचे करना। हाँ, कैश बैंक की एसेट है, कैश ऑन हैंड बैंक की एसेट है, जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक का जो पैसा रखवा है वो भी बैंक की एसेट है, खुद की प्रॉपर्टी। लायबिलिटी कैपिटल, जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता है, जो भी पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होती है, वो भी बैंक का खुद का नहीं है, वो ऑनर जिसने बैंक स्टार्ट किया उसका है, तो ये लायबिलिटी है। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, ये 12th क्लास में अकाउंट्स वाले बच्चों ने पढ़ा है। अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ शेयर, ऑथोराइज की कितने शेयर इशू कर सकते हैं वो ऑथोराइज कितने इशू कर रहे हैं, इशूड कैपिटल, और सब्सक्राइब जितने लोग ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ही कंपनी बैंक की लायबिलिटी बनती है, बट उन्होंने सारे डिटेल दे रखी है। सो दीज आर द सम टर्म्स जो एसेट और लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। मनी एट कॉल, बिल डिस्काउंट, बिल फॉर कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस। इनको अभी हम नीचे सेपरेटली डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे।
चलेंगे आगे। नाउ स्टार्ट। लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है? पहली आई कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो पैसा, द मनी इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। चलेंगे। अच्छा, जो मैंने जो बताया कि जो पैसा बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर बिजनेसमैन का खुद का पैसा है तो ये लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हम जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेसमैन के नहीं। इसीलिए बिजनेस स्टडीज का एक करेक्टर है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। इसीलिए कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। देन रिजर्व फंड, जो बैंक ने अलग से रखा हुआ है फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटीज, अचानक से होने वाली कोई लाइबिलिटी आ गई तो उसके लिए तो है तो लाइबिलिटी। देन डिपॉजिट्स, जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराया वो बैंक का पैसा नहीं है, लोगों का है, लाइबिलिटी। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, दो लोगों से उधार लिया, मैंने बोला ना कर्जा जो बैंक का खुद नहीं है, जो देना है बैंक को, तो वो लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, जो बिल पे करने हैं। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, बैंक के पास कुछ एक्सेप्टेंस आती है कि भैया बिल आता है कि मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मैं इतने टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी कर दूंगा, तो ये लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। देन वो हमारी खत्म सारी लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे? जो बैंक का प्रॉफिट हुआ वो भी जो है लाइबिलिटी में शो करा जाता है। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि वो बैंक का नहीं है, वो किसका है? काम बैंक को चला कौन रहा है? मालिक। तो वो प्रॉफिट भी किसका है? मालिक का, तो इसीलिए वो भी लाइबिलिटी। बिल फॉर कलेक्शन, आपको आपके किसी क्लाइंट ने भेजा ये बिल है कि आप इतने डेट को ये कलेक्ट कर लेना पैसा, तो वो भी बैंक की सर्विस देना लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का पार्ट खत्म। जो हमने ऊपर फॉर्मेट पढ़ा था उसमें जो सारी लाइबिलिटीज दी हुई थी, ये सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब एसेट की बारी आ गई। एसेट कैश, जो बैंक का खुद के पास है। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, जो बैंक ने लोगों को उधार दिया हुआ कि बोला कि भैया मैं अगर आपको फोन करूंगा मेरा पैसा वापस दे देना, उसको बोलते हैं मनी एट कॉल। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम 14 दिन, तो वो भी बैंक की क्या है? एसेट। देन बिल डिस्काउंटेड, जो लोगों ने बैंक से बिल डिस्काउंट किया कि आप मेरे को पैसे दे दो, 3 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी बैंक की क्या है? एसेट। बिल फॉर कलेक्शन, अब बैंक ने किसी को दिया हुआ आगे फॉरवर्ड की कलेक्ट कर लेना, बैंक की एसेट। इन्वेस्टमेंट, जो बैंक ने लगाई हुई है। लोन्स एंड एडवांसेस, जो बैंक ने लोगों को लोन और एडवांस दिए हुए हैं, वो भी बैंक की एसेट है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, जो अब बैंक ने एक्सेप्ट किसी और से ले रखा है कि सर मैं आपको इतने टाइम में दे दूंगा, दैट इज बैंक की एसेट। फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग में जो इन्वेस्ट करते हैं। देखिए नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट बेसिकली जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है वो नोट्स टू अकाउंट होता है। इसमें जो कॉमर्स आप इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें भी बच्चों को आधों को दिक्कत आती है कि नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है, अब लेकिन पता नहीं होता क्या होता है नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट जहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। चलो अच्छा, एक नीचे आना। नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें डिटेल में आती है ये सारे उसके बारे में है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। चलो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सर ये एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इन्होंने इसको 3 स्टैंडर्ड एसेट्स और सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, और ये लॉस एसेट और इतना सारा स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ये बता रखा है स्टैंडर्ड एसेट्स आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होती। मैं इसको आराम से सिंपल शब्दों में समझाता हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है। देखो मैंने आपके पास अपना कुछ सामान रखवाया और आपसे बोला कि यार मुझे लोन दे दो, मुथूट का लेता हूँ। मुथूट के बाद आप गोल्ड रखवाते हो 1 लाख रुपए का, लेकिन मुथूट हमेशा कम वैल्यू का 70% और 75% तक के अमाउंट का लोन देता है उस वैल्यू का। तो आपको लोन मिला 75,000 का। अब उसके ऊपर यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट, लेकिन आपने पूरे साल इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो मुथूट उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, और इंटरेस्ट ऐड कर करके उस गोल्ड जो लोन आपने लिया था प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 1.25 लाख। अब आपका सोना कितने का था? 1 लाख रुपए का, और आपका लोन का वैल्यू विद इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.25 लाख। नाउ क्या वो गोल्ड उस लोन को रिकवर करने में, पूरी वैल्यू रिकवर करने में हेल्प कर पाएगा? नहीं,
तो वो गोल्ड, वो एसेट जो हो गई आपकी, इट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि जब एक एसेट आपके किसी जो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी आपके पास पड़ी थी और वो आपकी लाइबिलिटीज जो आपका कर्जा है उसकी वैल्यू को कवर करने में हेल्प नहीं करती हैं, तो वो एसेट आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया होगा मैं एक शॉर्ट सा टॉपिक इसके ऊपर चाहे दोबारा बना दूंगा अगर आपको डाउट होगा तो। चलो इसको पढ़ लेना, मैंने जो समझाया वही सारा इसमें दे रखा है। लॉस एसेट्स वो सारी इसी को बता रहा है। अब ये आ गया फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ा था, बैलेंस शीट तो 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो लोगों ने 11th में अकाउंट्स पढ़ी है उन्होंने उसमें था फर्म अकाउंट्स की बैलेंस शीट थी, तो उधर ऑपोजिट साइड होता था, लेकिन ये पूरी वर्टिकल होगी जिसमें एसेट और लायबिलिटीज ऑपोजिट नहीं है, ये इस तरह से। इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपली ये बताना है कि ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, और आपकी प्रीवियस ईयर की वैल्यूज एसेट की ये थी, करंट ईयर की ये, बस। और इसको भी ब्लैंक छोड़ना है, कुछ लिखना नहीं है। और स्केड्यूल का मतलब है कि एज पर द रूल नंबर दिस, इसको एसेट बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं, तो ये वो है, तो इसमें सिर्फ स्केड्यूल नंबर डालना है, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आई कैपिटल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये सब चीजें लायबिलिटी है, तो वो ही अब उसको लिखना कैसे वो लिखा है। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो देने हैं बैंक को, डिपॉजिट्स जो बैंक के पास पड़ी हैं, बोरोइंग, सन्ड्री पेबल जो देने हैं, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, टोटल। बस ये लायबिलिटी साइड खत्म। अब एसेट साइड शुरू। एसेट्स में क्या है? कैश बैलेंस विद द आरबीआई के साथ जो पैसा रखवाया हुआ है, बैलेंस विद द बैंक एंड मनी कॉल जो लोगों को शॉर्ट टाइम के लिए जो पैसा दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांस, सन्ड्री रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, गुडविल एंड कंसोल जो बैंक की गुडविल है वो भी एसेट की वैल्यू काम करती है। डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस क्यों बोला? क्योंकि लॉस जो होता है वो एसेट की तरफ आता है। तो ये आया आपका टोटल। डन। देन इसको करने का एसेट और लायबिलिटीज सारी मेंशन कर दी। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी भी लिखते कि मे बी हो या ना हो, और बिल्स फॉर कलेक्शन अगर और आए या नहीं आए, तो बस ये हमारा एसेट खत्म और ये चैप्टर का एंड। इसमें और नीचे जो स्केड्यूल्स अगर आप जाएंगे, वेरियस आइटम इंक्लूडेड इन दिस हेड करके ऊपर चलो, ये इस तरह से स्केड्यूल शुरू हो जाएंगे, स्केड्यूल ऑफ कैपिटल एंड ऑल। तो वो स्केड्यूल्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, तो स्केड्यूल्स यू कैन लीव। तो यहीं तक इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन ये आते हैं, वाउचर क्या है, अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एसेट और लायबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया लेकिन अब आ सकता है। हाँ, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आता है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो बैक साइड में अगर आप ये वीडियो थॉरली सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे, और उसके बाद जब आप पीछे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार चैप्टर में मैंने पढ़ना क्या है और मेरे को ये चैप्टर आ गया। तो अभी भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में यू कैन सेंड योर क्वेरीज एंड आई विल डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। एंड अब आपके पेपर आ गए हैं, तो लास्ट वीडियो थी मेरी इस चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छे से करना, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास।